जरा सोचो, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां लोगों की पूरी जिंदगी उनके जन्म से डिसाइड हो जाती थी। किस काम कौन करेगा, किसकी इज्जत कितनी होगी, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे, सब कुछ जन्म के हिसाब से फिक्स कर दिया गया। ब्राह्मण को ज्ञान, क्षत्रिय को पावर, वैश्य को पैसे और शूद्र को बस सेवा। इसको बोला गया समाज को चलाने का तरीका, लेकिन असली में ये लोगों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उनकी जिंदगी पे कंट्रोल रखने का सिस्टम लगता था। जो लोग टैलेंटेड थे उनको टैलेंट से नहीं, उनकी जन्म से जज किया गया। और ये सब इतने पुराने नियम थे कि आज हम सोचकर ही हैरान हो जाते हैं। चलो अब देखते हैं कि मनुस्मृति के आगे के चैप्टर में क्या क्या सीक्रेट रूल्स लिखे गए थे और समझते हैं इनको गहराई से। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि अगर चमार के बच्चे पढ़ जाएंगे तो गोबर कौन उठाएगा। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। आप संविधान में मानते हैं या मनुस्मृति में? मनुस्मृति भारत का प्रथम संविधान है। दलित लोग हैं, दलित लोग नीची कास्ट होती है। दलित अगर एक्ट हटा दिया जाए तो इनकी औकात नहीं है कि ये कहीं एक शब्द बोल जाए। चैप्टर 1 श्लोक 31। भगवान ब्रह्मा ने दुनिया को चलाने और मेंटेन करने के लिए अपने शरीर के अलग अलग पार्ट से 4 वर्ण कैटेगरी को जन्म दिया, जिसमें मुख से ब्रह्मा, बाहु से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र। ये बताया गया कि समाज को स्मूथली चलाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारियों वाले लोग बनाए गए। इस श्लोक का सिंबॉलिक मीनिंग ये था कि माउथ से ज्ञान, टीचिंग, इसलिए ब्राह्मण को नॉलेज और धर्म के काम दिए गए। आर्म से पावर, प्रोटेक्शन, क्षत्रिय को रक्षा और राजनीति का काम दिया गया। थाइस इक्वल सपोर्ट, इकोनॉमी, वैश्व को व्यापार और अर्थव्यवस्था, और वहीं फीड इक्वल्स बेस सपोर्ट, शूद्र को सेवा और सपोर्ट का काम। पुराने टाइम में यह सिस्टम डिवीजन ऑफ लेबर बोल के समझाया गया, लेकिन धीरे धीरे ये डिवीजन ऑफ पीपल बन गया। मतलब काम अलग होना ठीक था, पर प्रॉब्लम तब हुई जब जन्म से ही इंसान का लेवल डिसाइड कर दिया गया। मॉडर्न इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्लियर बोल दिया, सब इक्वल। आर्टिकल 14 लॉ के सामने सब बराबर, कोई बर्थ से बड़ा छोटा नहीं। आर्टिकल 15 बोलता है कास्ट या रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी खत्म, अब कोई पैर से बना हुआ इंसान नीच नहीं रहेगा। अब आज की रियलिटी, अगर सोसाइटी को बॉडी समझो तो पैर भी उतना ही जरूरी है जितना दिमाग। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई बोले पैर वाला इंसान जिंदगी भर पैर ही रहेगा। मॉडर्न डेमोक्रेसी का सिंपल रूल, टैलेंट से रिस्पेक्ट मिलता है, बर्थ से नहीं। ये सिस्टम डिवीजन ऑफ लेबर नहीं बल्कि डिवीजन ऑफ ह्यूमंस था, जहाँ काम नहीं, इंसान की वैल्यू उसके जन्म से फिक्स कर दी गई। आज की दुनिया में एक इंसान अपनी स्किल, टैलेंट और मेहनत से अपनी आइडेंटिटी बनाता है, लेकिन उस सिस्टम में तुम पैदा होते ही तुम्हारी लिमिट डिसाइड हो जाती थी। मतलब प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म। इसलिए मॉडर्न सोसाइटी ने इस मोड को रिजेक्ट करके इक्वलिटी और मेरिट को बेस बनाया। अब सोचो, एक ऐसा कानून जहाँ एक ही क्राइम के लिए सजा तुम्हारी कास्ट डिसाइड करेगी, किसी के लिए मौत या जिंदा जला देना और किसी के लिए सिर्फ फाइन देके बच जाना। ये कोई अंधेरा फिक्शन नहीं, ये लिखा गया है मनुस्मृति के चैप्टर 8 के श्लोक 374 में। इसमें लिखा है कि अगर कोई शूद्र किसी अपर जाति की औरत के साथ संबंध बनाता है और वो औरत परिवार की सुरक्षा में ना हो, मतलब अनमैरिड हो, तो उस शूद्र का लिंग काट दिया जाए और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। और अगर औरत मैरिड हो तो उससे जान से मार देने की बात भी लिखी गई है। और वैसे ही अगर कोई वैश्य किसी मैरिड ब्राह्मण महिला के साथ संबंध बनाता है तो उसकी प्रॉपर्टी छीन ली जाए और उसे 1 साल तक जेल दे दी जाए। अगर क्षत्रिय यही काम करे तो उस पर भारी जुर्माना, 1000 पनस, उस टाइम की जो करेंसी थी उसका जुर्माना प्लस, और उसका सर मुंडवा कर बेइज्जत किया जाए। और अगर कोई ब्राह्मण ऐसा करता है तो उसके
लिए भी सजा लिखी गई है। अगर कोई ब्राह्मण किसी ब्राह्मण औरत के साथ उसकी मर्जी के बिना सम्मत बनाता है तो उस पर 1000 फर्न का जुर्माना लगाना चाहिए, और अगर औरत भी संबंध बनाने में इच्छुक हो तो सिर्फ 500 फर्न का जुर्माना लगा देना चाहिए। श्लोक 378 में लिखा है कि ब्राह्मण के लिए मुंडन मृत्यु दंड के समान है, परंतु अन्य जाति के लोगों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मतलब देख रहे हो आप उस टाइम पे कैसा भेदभाव चलता था। आर्टिकल 14 और 21 बोलते हैं लॉ सबके लिए एक जैसा, कोई कास्ट से सजा कम ज्यादा नहीं, सबको लाइफ का हक बराबर। ये रूल क्लियर दिखाता है सेम क्राइम पर पनिशमेंट फुल कास्ट बेस्ड, किसी के लिए दैट एक्सट्रीम सजा और किसी के लिए फाइन या सिर्फ इंसल्ट, मतलब जस्टिस नहीं, हायरार्की चल रही थी। अब सोचो तुम स्कूल या ऑफिस में हो, गुस्से में किसी बंदे के ऊपर गाली निकल जाती है और अगले ही पल तुम्हें बोला जाता है तुम्हारी जुबान काट दी जाएगी सिर्फ इसलिए कि तुम छोटी कास्ट में पैदा हुए हो। पर वही वो गाली अगर कोई अपर कास्ट का बंदा दे तो बस छोटा सा फाइन दे के फ्री। ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं, ये एक रियल इंसिडेंट है। एक ऐसा सिस्टम था जहां आवाज की भी औकात कास्ट से डिसाइड होती थी। और वहीं अपना नेक्स्ट चैप्टर का श्लोक है चैप्टर 7 श्लोक 278। ब्राह्मण वैश्य को गाली दे 25 पेन का फाइन, ब्राह्मण शूद्र को गाली दे 12 पेन का फाइन, ब्राह्मण अपनी जैसी जाति को गाली दे 12 पेन का फाइन, गाली ज्यादा हार्श हो तो फाइन डबल। और अगर शूद्र किसी ब्राह्मण को गाली दे मनुस्मृति में लिखा है कि उसकी जुबान काट देनी चाहिए। और आगे लिखा है कि शूद्र अगर किसी को धर्म की शिक्षा देने की कोशिश करे तो राजा को उसके मुंह में और कान में गरम तेल डाल देना चाहिए। इस रूल में क्लियरली इंसल्ट की पनिशमेंट भी कास्ट के हिसाब से अलग रखी गई थी। ब्राह्मण गाली दे तो फाइन, लेकिन शूद्र गाली दे तो जुबान काटने जैसी एक्सट्रीम सजा, मतलब सेम एक्शन पर अनइक्वल जस्टिस। इसमें ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 19 बोलते हैं हर इंसान को बोलने अपनी बातें रखने का पूरा हक है। सिंपल शब्दों में तुम अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जी सकते हो, बस दूसरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। आज किसी को गाली देना गलत है, पर पनिशमेंट ह्यूमंस राइट और इक्वल लॉ के हिसाब से होती है। किसी की जुबान काटना ये टॉर्चर डेमोक्रेसी में अलाउड नहीं है। रिस्पेक्ट सबको चाहिए, पर जस्टिस भी सबके लिए सेम होना चाहिए। अब सोचो तुम रास्ते पे चल रहे हो, किसी से छोटी सी तकरार हो जाती है, गुस्से में तुम हाथ उठा देते हो और अगले ही सेकंड में तुम्हें बताया जाता है तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी जाति छोटी है। लेकिन अगर वही काम कोई अपर वाला करे तो सिस्टम चुप रहता है। अगर वही आपके साथ आज होता तो आपको कैसा लगता? चैप्टर 8 श्लोक 279। इस रूल में सिंपल लिखा है अगर कोई इंतियाजा चंडाल शूद्र किसी हायर कास्ट पर हाथ उठाता है या डंडा दिखाए तो उसे बहुत ही कठोर दंड दिया जाए, जिसमें अगर वो हाथ से मारे तो उसका हाथ कटवा दिया जाए और अगर वो पाँव से लात मारने की कोशिश करे तो उसका पैर को काट दिया जाए। इस रूल में वायलेंस की पनिशमेंट भी कास्ट के हिसाब से एक्सट्रीम बना दी गई थी। नीची जाति का आदमी अगर अपर वाले पर हाथ उठाए तो हाथ पैर कटवाने जैसी ब्रूटल सजा लिखी गई। मतलब इंसान की वैल्यू भी कास्ट से मेश्योर हो रही थी। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला आर्टिकल 14 सबको हक मिलेगा बराबर का, आर्टिकल 21 हर इंसान को लाइफ और डिग्निटी का राइट, और आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी खत्म। आज की रियलिटी अगर कोई किसी पर अटैक करे तो आईपीसी क्राइम्स लॉ के हिसाब से पनिशमेंट मिलती है, कास्ट नहीं क्राइम डिसाइड करता है। डेमोक्रेसी में इंसान की वैल्यू उसके कास्ट से नहीं उसकी ह्यूमैनिटी से होती है, किसका व्यवहार कैसा है। अब सोचो तुम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेकर कोर्ट जाते हो इंसाफ की उम्मीद में, पर वहाँ तुम्हें बोला जाता है रुक जाओ तुम्हारी नंबर सबसे लास्ट में है, पहले वीआईपी लोगों का जस्टिस होगा। तुम देखते हो कुछ लोग तुरंत इंसाफ लेके निकल जाते हैं और तुम लाइन में बस वेट करते रह जाते हो। ये कोई आज का ब्रोकन सिस्टम नहीं, एक ऐसा रूल था जहाँ जस्टिस भी कास्ट के हिसाब से मिलता
था। आज हम कहते हैं जस्टिस फॉर ऑल, पर सोचो आप, अगर वो सिस्टम आज होता तो तुम्हारी आवाज कभी कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाती। चैप्टर 8 श्लोक 24। अगर ब्राह्मण का कोई केस, प्रॉब्लम या कंप्लेंट आती है तो कोर्ट सबसे पहले उसकी फैसला करेगी। उसके बाद अगर क्षत्रिय का केस हो तो उसकी बारी सेकंड होगी, थर्ड पे वैश्य और सबसे लास्ट में होगा शूद्र का। उसका केस सबसे बाद देखा जाएगा, चाहे वो कितना भी प्रॉब्लम में हो। कोर्ट में ब्राह्मण का केस पहले, शूद्र का लास्ट। ये रूल बेसिकली बोलता है जस्टिस भी वीआईपी लाइन में मिलेगी। ब्राह्मण का केस फर्स्ट ट्रैक और शूद्र का वेट करो भाई, तुम लास्ट हो। मतलब जस्टिस का भी कास्ट बेस्ड कोई सिस्टम बना दिया गया। आर्टिकल 19(1)(a) बोलता है बोलने की आजादी सबको। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 39(a) और आर्टिकल 21 कहता है कि पनिशमेंट जस्टिस सबके लिए बराबर, पहला लास्ट नहीं। कोर्ट में थ्योरेटिकली पहले कौन पैदा हुआ नहीं, कौन सा केस अर्जेंट है, ये मैटर करता है। अगर जस्टिस लाइन में कास्ट डिसाइड करे तो वो जस्टिस नहीं, सिस्टम का बायस होता है। सिंपल बात, न्याय जस्टिस ब्लाइंड होना चाहिए, कास्ट देखकर नहीं। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि चंडाल ये क्या होता है, तो इसको थोड़ा बेसिक से समझते हैं। आपके मम्मी पापा ने लव मैरिज की है, आपके पापा छोटी कास्ट से आते हैं और आपकी मम्मी अपर कास्ट से। तुम एक दिन उठते हो और तुम्हें बोला जाता है तुम अब इस गांव के हिस्सा नहीं हो, तुम बाहर रहोगे। तुम्हारे बर्तन अलग, तुम्हारा खाना अलग, तुम्हारी जिंदगी अलग, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मिक्स या नीचे पैदा हुए हो। लोग तुम्हें देखते हैं पर तुम्हें अपने जैसे इंसान नहीं मानते। ये कोई पुरानी कहानी नहीं, एक ऐसा सिस्टम था। लोगों को जन्म के नाम पर सोसाइटी के बाहर धकेल दिया जाता था। आज हम कहते हैं सबका साथ 36 बराबरी, पर सोचो अगर वो सिस्टम आज होता तो क्या तुम अंदर होते या बाहर खड़े रहते। मनुस्मृति के चैप्टर 10 श्लोक 11 में लिखा है, अगर ब्राह्मण की बेटी का विवाह क्षत्रिय के साथ हो तो उसको वर्ण मिक्सिंग होती है तो उनके बच्चे का वर्ण सुता माना गया। अगर ब्राह्मण या क्षत्रिय की बेटी का विवाह वैश्य से हो तो बच्चे मगधम वेदा जाति में माना गया। यही पुराने नियमों के हिसाब से जब वर्ण मिक्स होते थे तो उनके बच्चों को अलग अलग नए वर्ण जाति नाम दिए जाते थे। वैसे ही अगले श्लोक में अगर शूद्र का संबंध अपर वर्ण के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की लड़की से होता था तो उनके बच्चों के लिए अलग अलग वर्ण शंकर मिक्स्ड कास्ट नाम दिए जाते थे, जैसे अयोग्य, शत्ता, चंडाल सबसे नीचे माने गए। मनुस्मृति के पुराने नियमों के हिसाब से चंडाल जाति के लोगों को गांव के बाहर रहने के लिए कहा गया था। उनके बर्तनों को समाज के उच्च वर्ण के लोग यूज नहीं करते थे। उनके पास जो सामान होता था वो बहुत ही बेसिक होता था, जैसे कुत्ता, गधे। उनको कहा गया कि पुराने फटे बर्तनों में खाना खाए और लोहा आयरन के गहने पहने। उनकी डेली लाइफ में गांव के आसपास घूमकर मजदूरी टाइप के काम करना समझाया गया। धर्म कर्म करते वक्त उनको पवित्र दर्शन के बीच में नहीं रखा जाता था, मतलब उनको समाज के ऊंचे वर्ण लोगों शुभ काम से दूर रखते थे। वहीं विवाह और सामाजिक संबंध अपनी ही जाति में करने का नियम लिखा गया था। उनको पराश्रित बचा हुआ खाना दिया जाता था, यानी उनके लिए अलग से खाने का सिस्टम बनाया गया था। उन्हें रात में गांव या शहर में घूमने से मना किया गया था। दिन में वो राजा का काम जैसे सफाई, डेड बॉडी को ले जाना एक्सेट्रा करने वाले लोगों माने गए थे। अगर तुम मिक्स हो तो मनुस्मृति का सिस्टम बोल रहा है, या नीच हो तो तुम सिस्टम के बाहर हो। चंडाल जैसे लोग गांव के बाहर रखना, अलग बर्तन, बचा हुआ खाना, ये कोई सिंपल डिवीजन नहीं था। लड़की ब्राह्मण है और पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी, संतान, तुम उससे क्या नाम दोगे? क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है?
ये क्लियर सोशल एक्सक्लूशन था। और जो तुमने बोला कि खुशी से अलग रहने लगे, रियलिटी ये है जब इंसान को जबरदस्ती अलग किया जाता है वो चॉइस नहीं होती, वो मजबूरी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14 और आर्टिकल 17 कहते हैं सब बराबर गांव में रह सकते हैं। आज कोई भी इंसान को गांव के बाहर रहने को मजबूर नहीं किया जा सकता, ना ही उसको अलग कैटेगरी बना के ट्रीट किया जा सकता। डेमोक्रेसी का सिंपल रूल है इंक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन। मनुस्मृति के सिस्टम ने बोला तुम अलग हो इसलिए बाहर रहो। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला सब एक ही देश के हो इसलिए अंदर आओ। अब सोचो तुम दिन रात मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, सपने बनाते हो, पर अचानक कोई आके बोलता है इतने पैसे मत कमाओ वरना तुम डेंजरस हो जाओगे, और अगर तुम फिर भी कमा लो तो सिस्टम कहता है ये सब तुम्हारा नहीं किसी और का है। ये कोई स्कैम नहीं, एक ऐसा रूल था जहाँ तुम्हारी मेहनत भी तुम्हारी नहीं होती थी। आज हम बोलते हैं अर्न मनी योर सक्सेस, पर सच अगर वो सिस्टम आज होता तो तुम कहते तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो जीत हमेशा किसी और की होती। मनुस्मृति के चैप्टर 10 श्लोक 129 शूद्र को ये सलाह दी गई कि वो अधिक धन ना जोड़े क्योंकि पुराने समय के नियमों के हिसाब से ज्यादा पैसे मिलने पर वो ब्राह्मण को परेशानी दे सकता है। वहीं चैप्टर 8 श्लोक 417 मनुस्मृति के, इसमें भी सिंपल शब्दों में लिखा है अगर कोई स्लेव दास कुछ कमाता है तो ब्राह्मण को बिना झिझक के वो कमाई ले लेनी चाहिए क्योंकि पुराने नियमों के हिसाब से स्लेव की कमाई उसके मालिक की ही होती थी, स्लेव की नहीं। उसी तरह मनुस्मृति के चैप्टर 8 श्लोक 413 में भी लिखा है शूद्र चाहे खरीदा हुआ हो या ना हो उससे सेवा ही ली जाएगी। मनुस्मृति के हिसाब से शूद्र का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो ब्राह्मण की सेवा करे। ये रूल बेसिकली बोलता है काम तुम करो पैसे किसी और के। शूद्र को बोला गया ज्यादा कमाओ मत और जो कमाओ वो भी मालिक ले लेगा, मतलब इकोनॉमी कंट्रोल प्लस फोर्स्ड सर्विस इक्वल्स फुल सिस्टम लॉक। और सबसे बड़ी बात जन्म से ही डिसाइड कर दिया गया कि तुम सेवा करोगे, टैलेंट मेहनत सपना सब साइड में। आर्टिकल 19 1G और आर्टिकल 300A बोलते हैं बिजनेस करो पैसे जोड़ो कोई लिमिट नहीं, और वहीं आर्टिकल 21 आर्टिकल 23 कहता है फोर्स्ड लेबर बंद, बॉन्डेड स्लेवरी खत्म। आर्टिकल 300A बोलता है अपनी कमाई सिर्फ अपनी। आज कोई भी तुमसे फ्री में काम नहीं करा सकता और तुम्हारी अर्निंग को जबरदस्ती नहीं ले सकता। मनुस्मृति का सिस्टम तुम कमाओ मैं ले जाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम तुम कमाओ तुम्हें एंजॉय करो। वैसे ही मनुस्मृति का चैप्टर 9 श्लोक 335 ये कहता है कि जो शूद्र शुद्ध व्यवहार रखता है, साफ सुथरा रहता है, अच्छे लोगों की सेवा और सलाह मानता है और हमेशा ब्राह्मणों की शरण में रहता है, वो अपनी जाति को ऊंची बेटर बना लेता है, अर्थात उसकी स्थिति बेहतर हो जाती है। वो अगले जन्म में ऊंची जाति में जन्म ले सकता है। इसका मतलब शूद्र को इस जन्म में तो सेवा ही करनी पड़ेगी, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, उसको सेवा करते करते ही मर जाना है। आर्टिकल 46 कहता है वीक सेक्शन को ऊपर उठाओ, उनको सिर्फ सेवा करने के लिए मत छोड़ो। आज की रियलिटी, आज सिस्टम बोलता है इस जन्म में ही ग्रो करो, पढ़ाई करो, बिजनेस करो, जो बनना है बनो। मनुस्मृति का सिस्टम आज सेवा करो कल देखेंगे। अम्बेडकर जी का सिस्टम आज मेहनत करो आज ही रिजल्ट लो। अब सोचो तुम पढ़ाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो और एक दिन टीचर बनने का सपना देखते हो, पर सिस्टम ने तुम्हें बोला सीख तो सकते हो पर सिखा नहीं सकते। ये हक सिर्फ कुछ लोगों के पास है, मतलब नॉलेज का गेट खुला है पर उसकी चाबी सिर्फ एक ही ग्रुप के पास है। ये कोई सिंपल रूल नहीं, एक ऐसा सिस्टम था जहाँ एजुकेशन को कंट्रोल करके पावर का लॉक किया गया। मनुस्मृति का चैप्टर 10 श्लोक 1 कहता है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों अपने अपने धर्म काम पर टिकर वेदों का अध्ययन करें। इनमें सिर्फ ब्राह्मणों को वेद पढ़ने का अधिकार है, जबकि क्षत्रिय और वैश्य वेद को पढ़ सकते हैं पर पढ़ा नहीं सकते। इसमें ही आर्टिकल 21A
बोलता है पढ़ाई सबकी। आर्टिकल 25 कहता है रिलीजन सब सीख सकते हैं, कोई भी पढ़ा सकता है, फिर वो दलित हो या कोई ऊंची जाति का। आज की रियलिटी, आज टीचर बनने के लिए कास्ट नहीं क्वालिफिकेशन चाहिए। मनुस्मृति का सिस्टम नॉलेज को कर दिया लॉक। अम्बेडकर जी का सिस्टम ने बोला जो सीखेगा वही सिखाएगा। अब सुनो, एक राजा है जिसके पास पूरी सेना है, पावर है, अथॉरिटी है, पर उसे बोला जाता है सबसे ज्यादा डर किसी दुश्मन से नहीं बल्कि एक खास ग्रुप को नाराज करने से रखना। अगर वो गुस्सा हो गए तो राजा, उसकी पावर, उसकी आर्मी सब खत्म। ये कोई फैंटेसी नहीं, ये है मनुस्मृति का चैप्टर 9 श्लोक 313। इस श्लोक में कहा गया राजा को कभी भी ब्राह्मण लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्राइसिस क्यों ना आ जाए, क्योंकि अगर ब्राह्मण गुस्सा हो जाए तो वो राजा को तुरंत डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, साथ ही उसकी सेना और गाड़ी वाहनों को भी। वाह भाई वाह, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए लिख कर रखा है। इसी चीज को काउंटर करने के लिए आर्टिकल 14 कहता है राजा भी लॉ के नीचे, कोई स्पेशल ब्राह्मण प्रोटेक्शन नहीं, सब बराबर। आज किसी भी ग्रुप को अनटचेबल पावर नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट भी कोर्ट के अंदर आती है और जो तुम्हें बोले B.R. अम्बेडकर का मेन रोल ही क्या था? B.R. अम्बेडकर का मेन रोल ही ये था कि सिस्टम में इक्वलिटी और राइट्स फिक्स हो ताकि कोई अपने फायदे के लिए रूल ट्विस्ट ना कर सके। मनुस्मृति ने बोला राजा भी डरे, अम्बेडकर जी ने बोला अब लॉ से डरो। अब बात करते हैं जो रियली में फेमिनिस्ट है। अगर वो नहीं होते तो आज जो ये लोग उल्टा सीधा बोलते ना, अम्बेडकर जी को उनका मुंह बंद हो जाता, कुछ बोल नहीं पाते। और मैं किसी भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानती। अब सोचो तुम एक लड़की हो और तुम्हारी लाइफ का हर एक डिसीजन पहले से ही लिख दिया गया है। बचपन में पापा डिसाइड करेंगे, शादी के बाद हस्बैंड डिसाइड करेगा और बाद में बेटा डिसाइड करेगा। तुम खुद कब डिसाइड करोगे? मनुस्मृति का सिस्टम कहता है कभी नहीं। सुनकर अजीब लगा ना? मनुस्मृति का चैप्टर 5 श्लोक 145 से 151 कहते हैं चाहे लड़की बच्ची हो, जवान हो या बूढ़ी औरत हो, घर के अंदर भी यानी घर के 4 दीवार के अंदर उसे पूरी फ्रीडम नहीं दे सकते। मतलब हर काम में किसी का कंट्रोल, सुपरविजन में रहती है। चाइल्डहुड में लड़की अपने बाप के कंट्रोल में रहती है। तब जब लड़की जवान होती है तो वो उसके हस्बैंड के कंट्रोल में रहती है, और अगर वो विडो हो जाती है, अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो लड़की अपने बेटे के कंट्रोल में रहती है। पुराने नियमों के हिसाब से औरत को पूरी फ्रीडम नहीं दी जाती, अलग रहना मना है, क्योंकि इससे दोनों परिवार को बदनामी का प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा चेयरफुल और घर के कामों में स्किलफुल रहनी चाहिए। घर के सामानों को साफ और वेल अरेंज रखे। इसे खर्च करने में भी फिजूल खर्च नहीं करना। इस व्यक्ति से बाप या भाई की परमिशन से शादी होती है, लड़की को उसकी लाइफ लॉन्ग ड्यूटी में रहना चाहिए। मरने के बाद भी लड़की को हस्बैंड की रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए और कुछ भी धर्म विरुद्ध नहीं करना। शादी के समय मंत्र और रिचुअल्स किए जाते हैं जो ये हस्बैंड को ओनरशिप कंट्रोल का सिंबल माना जाता है। वहीं मनुस्मृति के चैप्टर 5 श्लोक 155 कहा गया कि एक वफादार महिला को हमेशा अपने हस्बैंड की सेवा करना चाहिए, चाहे हस्बैंड खराब स्वभाव का हो, सेक्स मंगर हो या मैरिज से वंचित हो। मतलब हस्बैंड की सेवा को अल्टीमेट ड्यूटी माना गया है। हस्बैंड की डेथ के बाद वाइफ अपना जीवन मेंटेन करे, सीक्रेट फूड्स, फ्लावर्स, फ्रूट लेकर अपनी बॉडी को थिन और डिसिप्लिन रखे, दूसरे आदमी का नाम कभी ना ले और ना कोई दूसरी शादी करे। ये रूल्स बेसिकली बोलते थे लड़की की लाइफ इक्वल्स हमेशा किसी ना किसी के कंट्रोल में। बचपन में बाप, शादी के बाद हस्बैंड और बाद में बेटा। मतलब अपनी लाइफ पे खुद का कंट्रोल इक्वल 0। इसको प्रोटेक्शन
फ्रीडम बोला गया, पर रियलिटी में ये फ्रीडम का फुल लॉक था और यही रीजन था कि B.R. अम्बेडकर को लोग वुमेन राइट्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर मानते थे। उन्होंने द हिंदू बिल लाए। 1955 का हिंदू कोड बिल असली में एक बड़ा लीगल रिफॉर्म पैकेज था जिसका मेन एम था हिंदू पर्सनल लॉ को मॉडर्न बनाना। इसको पुश किया था B.R. अम्बेडकर ने और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने इसको सपोर्ट किया। इसको सिंपल वर्ड में समझो, ये बिल हिंदू सोसाइटी, शादी, तलाक, प्रॉपर्टी और अडॉप्टेशन जैसे रूल्स को चेंज करता था। इस बिल के मेन पॉइंट्स क्या थे? नंबर 1, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिले। पहले लड़कियों को बाकी प्रॉपर्टी में इक्वल हक नहीं मिलता था। इस बिल ने उनको इक्वल राइट्स देने की कोशिश की। नंबर 2, मोनोगेमी, एक ही शादी, एक आदमी सिर्फ एक ही वाइफ रख सकता है। मल्टीपल मैरिज बंद। नंबर 3, तलाक का अधिकार। पहली बार हिंदू लॉ में लीगल डिवोर्स इंट्रोड्यूस हुआ। नंबर 4, गोद लेना, अडॉप्ट लेने में बदलाव। लड़की भी अडॉप्ट हो सकती है। पहले मेनली लड़के को इम्पोर्टेंस मिलती थी। ये बिल जब आया तो सबको पसंद नहीं आया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS ने इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग विरोध किया। RSS का मेन आर्गुमेंट क्या था? ये बिल हिंदू ट्रेडिशनल और शास्त्रों के खिलाफ है। सरकार धर्म के पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस कर रही है। ये वेस्टर्न आइडिया को फोर्सफुली इम्पोज कर रहे हैं। सड़क पर प्रोटेस्ट हुए, स्पीच दी गई और इस बिल को हिंदू कल्चर के लिए खतरा बताया गया। रिजल्ट क्या हुआ? इतना ज्यादा ओपोजिशन हुआ कि हिंदू कोड बिल पास ही नहीं हो पाया एक साथ। इसको तोड़ दिया गया अलग अलग लॉज में। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 और हिंदू अडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो एक तरफ ये बिल वुमेन्स को राइट्स दे रहा था और दूसरी तरफ लोग इसे अपनी परंपरा पर हमला समझ रहे थे। अब सवाल ये है, ये बदलाव था या जबरदस्ती? तो इसको आज की रियलिटी के साथ देखते हैं। आज लड़कियां वर्ल्ड कप जीत रही है, क्रिकेट हो या फुटबॉल, अपने देश का झंडा गाड़ रही है, ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े ऑपरेशन को लीड कर रही है। आज इंडिया की 19% नर्स वुमेन्स है। B.R. अम्बेडकर की वजह से आज भारत की बेटियां पूरे विश्व में छा रही है। मनुस्मृति का सिस्टम, लड़कियां लाइफ टाइम अंडर कंट्रोल। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला लड़की अपनी लाइफ की CEO और बड़ी कंपनियों की भी। अब तुमने सब देख ही लिया, एक ऐसा सिस्टम जहाँ इंसान की पहचान उसके टैलेंट से नहीं उसकी जन्म से होती थी, जहाँ काम नहीं इंसान डिवाइड किए गए, जहाँ जस्टिस, एजुकेशन, रिस्पेक्ट सब कुछ कास्ट के हिसाब से मिलता था। लेकिन फिर आई एक नई सोच, एक नया सिस्टम जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने सीधा बोल दिया इंसान बड़ा या छोटा पैदा नहीं होता, सिस्टम उसे बना देता है। इसलिए आज का भारत कहता है आर्टिकल 14 सब बराबर, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी खत्म, आर्टिकल 21 हर इंसान की डिग्निटी इम्पोर्टेंट। अब गेम सिंपल है, बर्थ से नहीं वर्थ से पहचान बनेगी। मनुस्मृति का सिस्टम बोलता था तुम यहीं रहोगे, नया सिस्टम कहता है जो तुम चाहो वो बन जाओ। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम पुरानी सोच को फॉलो करोगे या नए भारत का हिस्सा बनोगे। मनुस्मृति ने डिवाइड किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनाइट किया है। अब डिसाइड तुम्हें करना है, तुम डिवाइड का पार्ट बनना चाहते हो या चेंज का। क्योंकि याद रखना, जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं था, पर जीना कैसे है ये 100% तुम्हारे हाथ में है। ये तो हो गई मनुस्मृति की बात, लेकिन अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज पर बात करना अभी बाकी है, जिसमें से आधे लोग एक साइड है और आधे दूसरे साइड, एकदम बिल्कुल उनके अगेंस्ट। कोई रिजर्वेशन को सपोर्ट करता है तो कोई नहीं करता है। तो थोड़ा इसको भी बेसिक से समझते हैं कि रिजर्वेशन देश के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है, तो इसको नेक्स्ट पार्ट में आराम से समझते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करो और कमेंट में जरूर बताना आपकी राय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।